अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं जिन्ना हाउस लाहौर से। ये कोर कमांडर हाउस भी है और यहाँ से क्यों आगाज़ कर रहे हैं, ये इसलिए आगाज़ की बुनियादी जो हमारी सोच ये थी कि 9 मई का वाक़या यौम स्याह जिसका नाम दिया गया, पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर ये वो दिन है जिसमें पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर चेंज हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले एहतजाज कर रही थी और एहतजाज उनका 10 अप्रैल को भी हुआ, 25 मई को भी हुआ, वज़ीराबाद अटैक वाले रोज़ भी हुआ, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के करीब भी आए, प्रोटेस्ट भी किए, कैंटोनमेंट्स के बाहर जलाओ घिराव भी हुआ, लेकिन कभी उसको यौम स्याह का नाम नहीं दिया गया था। 9 मई को यौम स्याह इसलिए बना कि इसी रोज़ 200 के करीब फ़ौजी तनसीबात जो थी, ISI के ऑफिस हैं, शोहदा की यादगारें हैं और उसी में ये जिन्ना हाउस भी शामिल है जिनको अटैक किया गया, जलाओ घिराव हुआ, आग जलाई गई, एयर बेस के ऊपर अटैक हुआ। तहरीक इंसाफ ने क्या खोया क्या पाया, अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो पहले 3 प्रोटेस्ट के बाद तो वो बच गए थे। उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनको वो अटैक कर रहे थे, मुख्तलिफ सर्विंग ऑफिसर्स के नाम लेकर, किसी को डर्टी हैरी कहते थे, किसी को कुछ और कहते थे, लेकिन उसका वो फॉल आउट नहीं था जो इस यौम स्याह का फॉल आउट हुआ। इसका रद्दअमल आया, किसी ने इसको पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा। जिन्ना हाउस, इसकी एक तारीख़ी अहमियत है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 में ये एक हिंदू किशन लाल से ये घर ख़रीदा था। ख़ुद उनका क़याम इस घर में नहीं हुआ, पहले तो ये अंग्रेज़ों ने उनके इस्तेमाल में रहा, फिर अंग्रेज़ों के बाद ये पाकिस्तानी फ़ौज ने इसको 1946 या 47 में सम टाइम पाकिस्तानी फ़ौज के ये इस्तेमाल में आ गया। इसके अंदर यादगारें मौजूद थी कायद-ए-आज़म की, एक कमरा जहाँ कायद-ए-आज़म से जुड़ी हुई कुछ यादें भी थीं, तस्वीर थीं, तारीख़ी दस्तावेज़ात भी थीं। और मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कायद-ए-आज़म ने एक पियानो था उनके इस्तेमाल में जो उन्होंने डोनेट किया था, वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद था। तो एक तारीख़ी इसकी हैसियत मौजूद है। कायद-ए-आज़म का नाम इस इमारत के साथ जुड़ा हुआ था क्योंकि उन्होंने ये इमारत ख़रीदी थी। उनकी कुछ यादगारें यहाँ मौजूद थीं, उसकी भी एक अहमियत थी। उनकी तस्वीर, उनके हाथ की लिखी हुई तहरीरें और वो पोर्ट्रेट जो कुछ तारीख़ी नौइयत के थे यहाँ मौजूद थे, उसी जलाओ घिराव के नतीजे में वो तबाह हो गए। यहाँ मेरे पीछे आपको कुछ कटी फटी और जली हुई वो तस्वीरें हैं जो बाकी बच गई हैं, वो आपको नज़र आ रही हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आपको दाईं तरफ लेकर चलूँ तो एक पियानो जो कायद-ए-आज़म से वाबस्ता एक पियानो जिसका जिक्र बार बार आता है कि वो इस घर के अंदर मौजूद था, ये अब उस पियानो की बची खुची शक्ल, ये उसके नीचे जो वुडन बेस है उसका कुछ जला हुआ हिस्सा है और ये ऊपर वो पियानो है जो मुकम्मल तौर पर जल के खाकस्तर हो चुका है और इसमें से कुछ बाकी नहीं है। PTI उसके बाद लूजिंग एंड पे है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई सियासी जमात भी अपने इदारों के ऊपर हमला करके सियासत के अंदर अपनी बका को यकीनी बना सकती है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के लिए एक पोलराइजेशन की फ़िज़ा है, नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। कौमी इदारों के साथ इस तरह की लड़ाई, कौम को फ़ौज से लड़ाना बहरहाल एक कोई मुस्बत सोच की अलामत नहीं हो सकती। जिस तरह हम कहते हैं कि फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए, इसी तरीके से सियासी जमातें जो हैं उनको भी ऐसी फ़िज़ा नहीं पैदा करनी चाहिए। जैसे एक वाक़या सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई का वाक़या है, कभी नून लीग उसके ऊपर इज़्ज़त के साथ या सर उठा के ये नहीं कह सकती कि हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर स्टॉर्मिंग की थी। इसी तरीके से PTI 9 मई का कभी दिफा नहीं कर सकेगी। फॉरएवर ये यौम स्याह है, यौम स्याह ही रहेगा। पीछे इस दीवार के ऊपर अगर आप ऊपर देखें तो वॉल ऑफ शेम लिखा हुआ है और वॉल ऑफ शेम के नीचे उन्होंने वो जो लोग शायद पसंदी जिन्होंने की इस इमारत के अंदर जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की, उनकी कुछ की तस्वीरें भी हैं। सबको ढूंढा भी गया, गिरफ़्तार भी हुए, लेकिन ये नीचे अगर आप फ़र्श देखें, ये खिड़कियाँ और फर्नीचर जो कुछ है जिस हालत के अंदर अब ये टूटा हुआ, उससे नज़र आता है कि इस इमारत के साथ क्या हो चुका है। और ऐसा ही कुछ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हुआ है। तहरीक इंसाफ के बेशतर लोग उसके बाद खैर बात कह के उनको खुदाफिज करके सियासत से बहुत सारे अलहदा हो गए, दबाव में भी आके लहदा हुए और ख़ुशी से भी लहदा हुए, दोनों सूरतें में। बहुत सारे दबाव में आए, मुकदमात बने, अभी भी गिरफ्तारियाँ बहुत सारे लोगों की जेलों में बंद हैं और वो मुख्तलिफ मुकदमात जो अदालतों के सामने है उसके नतीजे में बहुतों को सज़ा का अमल जो है वो भी आगे बढ़ सकता है। अंदेशा इसी बात का है कि ये मामला आसानी से रुकने वाला नहीं है। जितना इससे नुकसान हुआ, एक अदारे को जब आप हिट करें तो उसका नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट वाला अदारा था, उसको जब स्टॉर्मिंग हुई तो उसका फॉल आउट रहा नून लीग के ऊपर, और अभी भी उनको सबसे बड़ा ताना यही दिया जाता था कि आप तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर चढ़ाई करती थी, लेकिन अब PTI ने फ़ौज के ऊपर चढ़ाई कर दी। सियासत में एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया भी बनाया जाता है और उसमें कोई हर्ज नहीं होता, मैं इस इमारत के अंदर खड़ा होकर भी कह रहा हूँ, लेकिन फ़ौज के ऊपर हमला नहीं कभी किया जाता। कौम के नौजवानों को ये तरगीब नहीं दी जाती कि जहाँ अपनी कौम के बेटे इस कौम के दिफा के लिए
जाने कुर्बान कर रहे हैं, उसी इदारे के साथ अपनी बाकी नौजवानों को तरगीब दें कि चढ़ दौड़ो इसके ऊपर। तो ये वो गलत काम हुआ है जिसकी सज़ा के तौर पर आज हम पाकिस्तानी सियासत का हाल देख रहे हैं कि सियासत के अंदर बेयकीनी है। तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने इलेक्शन सिंबल से महरूम हो चुकी है और आइंदा भी अभी क्या होना है उसके ऊपर भी कुछ सवाल मौजूद हैं। मैं ये जिस कमरे की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, ये वो कमरा है जहाँ पर कायदे आज़म से वाबस्ता कुछ तहरीरें थी, कुछ पोर्ट्रेट्स थे, कुछ तारीखी दस्तावेज़ात थी। अब यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ ये टूटी हुई चीज़ें हैं या कुछ जो भी पोर्ट्रेट्स थे वो जल चुके हैं। दीवारें टूटी फूटी और जली हुई दीवारें हमें नज़र आती हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। इसके साथ हमने जिस दिन ये वाक़यात हुए थे तो यहाँ पर कोर कमांडर साहब हमें नज़र आते थे उस वक्त मौजूद अपनी अहलिया के साथ। जो लोग यहाँ शरपसंदी करते हुए इमारत के अंदर आ गए थे उनको समझाते हुए कि तोड़ फोड़ या ये तरीक़ाकार जो है ये जायज़ नहीं है। वो जगह भी बिल्कुल हमारे दाएं हाथ पे हमारे करीब में है, वो भी आपको दिखाता हूँ। उस वक्त ये बिल्डिंग अभी किसी हद तक सलामत थी जब वो अंदर आए और उनको समझा रहे थे कि ये काम दुरुस्त नहीं है, आप प्रोटेस्ट करें, बाहर रह कर एहतजाज करें, अंदर आकर ये तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ दुरुस्त नहीं। ये वो जगह है। अगर हम वो पुराना क्लिप आपको दिखाएंगे तो उसमें वो खड़े नज़र आते हैं उनको समझाते हुए कि आप ये काम मत करें। इस इमारत की एक तकरीम है, एक इज़्ज़त है, उस तकरीम और इज़्ज़त के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा मत करें जिससे फ़ौज का वक़ार जो है वो मजरूह हो। जना हाउस, जिसका नाम ही जना हाउस है, उस जना हाउस का वक़ार जो है वो मजरूह हो। तो यहाँ से मैं आपको शहर के मुख्तलिफ़ हलकों में भी लेकर जाऊँगा और पाकिस्तानी सियासत के ऊपर 9 मई के क्या असरात हैं और अब जो PTI इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो गया है उसके बाद इलेक्शन कैसे आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है उसके क्या असरात होंगे, क्या नून लीग जो है वो सोलो फ्लाइट से बेनिफिट करेगी या उसके लिए भी मसाइल होंगे। चलते हैं शहर के अंदर और मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं, मुख्तलिफ लीडर्स हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनसे ये सवालात भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज आपको अपडेट दें लेटेस्ट सिचुएशन क्या बनती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आइए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब कहना चाहिए कि सियासत के उन चंद एक शख्सियात में शामिल हैं जो एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर सही सियासी सोच रखते हैं और जमहूरी निज़ाम के अंदर भी उन्हीं रवैयों को परवान चढ़ाना चाहते हैं जो जमहूरी कदरों से मुताबिकत रखते हों। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आप इस इलेक्शन कैंपेन में हमें वक्त दे रहे हैं। पहले तो अपने इस हल्के के हवाले से बताइए, कोई नई हल्का बनी हुई है, 122 में भी तब्दीली आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हमारा ये पहले NA 131 था, NA 122 है। और पहले जब दौर था इमरान खान साहब को जितवाने के लिए कोशिश की जा रही थी तब मेरे हल्के के टुकड़े कर दिए गए थे और पता नहीं क्या हुआ, फिर मेरे हल्के के टुकड़े कर दिए गए हैं। और जिस जगह आप खड़े हैं इसकी सामने वाली साइड जो 27 साल से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अभी ये मेरा हल्का नहीं है। वाल्टन रोड के भी 2 हिस्से कर दिए। इसी तरह यहाँ एक अमर सद्दू हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है, उसे फ़िरोज़पुर रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ लगा दिया गया है। तो काफ़ी ख़राबी भी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने अननेचुरल बाउंड्रीज़ बनाई हैं और बड़ा अनफेयर उनका ये काम है। कई जगह किया है, मेरे साथ भी बड़ी मेहरबानी किया उन्होंने। अच्छा, पिछली दफ़ा मैं इलेक्शन कवर करने आया था तो उस वक्त भी यहाँ कुछ रोड पे काम हो रहा था। आज आया हूँ तो यहाँ बड़े बड़े पाइप्स पड़े हुए हैं इस रोड पे। मैं इधर ऑफिस से जब वापस आ रहा था तो स्मेल भी काफ़ी अभी भी, बल्कि वो यहाँ से मुझे क्रेन नज़र आ रही है। तो ये कुछ तैयारी वारी इलेक्शन की है या क्या? नहीं, इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी। ये एक नाला है, इसे कहते हैं ADA नाला। ये एयरपोर्ट के पानी के अखराज के लिए बना था। अच्छा। दहाइयाँ पहले, फिर लाखों की आबादी हो गई तो अब ये ओवरफ्लो कर जाता है थोड़ी सी बारिश हो, और ये हमारे लिए अज़ाब जान बना हुआ है पूरे इलाके के लिए। लाखों की आबादी है। आगे वाल्टन रोड पे साइट है बाबे पाकिस्तान की जी, वो बड़ी मशहूर साइट है। उसे हमने बनवाने की बड़ी कोशिश की लेकिन कोई फंडिंग का बंदोबस्त नहीं होता था। तो वो 950 कनाल जगह है। इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने उसकी कमर्शियल प्लॉटिंग करके उसे बेचने का प्रोग्राम बना लिया था। तो लकीली उसके बाद हम आ गए, हमने उसको फिर रोका सारे मामले को। तो 110 या 120 कनाल ज़मीन हमने CBD को उसमें से यूज़ करने दी है जिसका रेलवे लाइन की तरफ रुख है। बाकी सारी ज़मीन बचा ली है। तो वो जो जगह वो बेचेंगे CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वाले, उसमें से 12 अरब रुपया इस एरिए पे लगेगा। 9.5 अरब में वाल्टन रोड बनेगी, ये नाला अंडरग्राउंड चला जाएगा, सीवरेज लग रहा है, अंडर वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज बन रहे हैं, नीचे से अंडरपास बनेंगे लोगों के लिए। और बाबे पाकिस्तान में एक स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क बनेगा जहाँ ये जो आबादी है कई लाख की, ये सारा 20-24 में कंप्लीट हो जाएगा इसी साल इंशाल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब,
आम तौर पर आप जो वर्कर टाइप आदमी है ना, वो मुकाबले का माहौल पसंद करते हैं कि तगड़ा मैच पड़ा हो, महल्ले महल्ले कैंपेन हो रही हो। आपका तो मध्य मुकाबले इस वक्त जो है बड़ी मुश्किल में है, तो मैच का मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा। वो आपके इलाके में लोगों से पूछते हैं कि आपके मुखालिफ का साइन क्या है, साइन का नहीं पता। मुझे खुद भी नहीं पता वैसे अभी तक। वो ऐसे हुआ कि लास्ट टाइम पिछले इलेक्शन में जब मुझे जेल डालना था और इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना था, तो चूँकि DHA भी मेरे साथ है, यहाँ पे 5 फेज़ मेरे पास ही हैं, तो इमरान खान साहब को यहाँ लड़ाने का फ़ैसला किया मुक़्तदिर क़ुव्वतों ने। उस मकसद के लिए टेलर मेड हल्का भी बना दिया, काट वाट दिया जहाँ जहाँ से काटना था। तो मैंने एक बार सोचा कि मैं स्विच करूँ 1 to 9 में, जो जहाँ से बाद में अयाज सादिक साहब आए, वो भी मेरे हल्के का एक मेजर पार्ट चला गया था। फिर मैंने सोचा नहीं, मुकाबला इमरान खान से ही करना चाहिए और अपने घर में और अपने मोर्चे पे रह के करना चाहिए। वो फिर हमने किया, तो पूरा जोर लगा के कोई 550 पौने 600 वोटों से उनको जितवाया गया। फिर बाई इलेक्शन में हुमायूं अख्तर साहब को टिकट मिला, तो हम तकरीबन 11,000 से जीत गए, तमाम तर धमा चौकड़ी जो मचाई गई थी उसके बावजूद। तो मुकाबले का तो मज़ा वाकई नहीं आ रहा। अब ये भी समझ नहीं आ रही मुकाबला किसके साथ करें, क्या किया जाए अब। लेकिन आपका एज ए पॉलिटिशियन, एज ए स्टूडेंट वर्कर, आपने तो उस ज़माने से MSF को रिवाइव करने वाले लोग जिन्होंने काम किया ना, उसमें से आप शामिल हैं। आपको लगता है कि जो हमने मॉडल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम करेगा, चलेगा? ये बड़ा पेचीदा सवाल है और बहुत सी बातें हैं जो 8 फरवरी के बाद करने वाली हैं, क्योंकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुल्क जब सियासतदानों को वापस मिलेगा, अभी तो केयर टेकर्स है ना, वो तो उस तरह से पॉलिटिशियन नहीं है, तो जब ये सियासतदानों को वापस मिलेगा और नई पार्लियामेंट बनेगी, तो नई पार्लियामेंट अपनी जेहत का और अपनी सिमत का तयन खुद कर लेगी और वो सिमत बेहतर सिमत होगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि आने वाली पार्लियामेंट को कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ग्रैंड डायलॉग करना है और सियासतदानों को आपस में बातचीत करनी है और जो आपसी की लड़ाई है इसको ख़त्म करना है और एक नेशनल एजेंडा बनाना है। वो इकॉनमी का एजेंडा हो या सियासत कैसे करनी है उसका एजेंडा हो, उसे आप COD भी कह सकते हैं एक नया, और चार्टर ऑफ इकॉनमी की जिसकी बहुत बात हुई है। ये किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, सबसे बात करनी पड़ेगी। ख्वाजा साहब, मैंने पिछले कई इलेक्शन फील्ड में जाके कवर किया, आपको भी बारहा इस हल्के में आके भी कवर किया। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ, मैं 30-32 साल से 33 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, इतनी पोलराइजेशन सोसाइटी में मैंने कभी नहीं देखी। ये इतना बड़ा चैलेंज है कि अगर किसी ने लीडरशिप ना दिखाई तो बहुत बड़े नुकसान की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, ये दुरुस्त बात है जी, लेकिन ये गुनाह जो है ये सिर्फ सियासतदानों का नहीं है, ये गुनाह में जज और जर्नैल भी बराबर के शरीक हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया था और चलती हुई हुकूमत को चलता किया था और एक कल्ट की आबियारी की थी और झूठ को सच बना के पेश किया था नए पाकिस्तान के नाम पे। अब ये जो कुछ हो रहा है ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स और आफ्टर शॉक्स हैं, ये आने ही थे। 9 मई जो था वो उसका पीक पॉइंट था। 9 मई कभी ना आता अगर 2014 के धरने जो हैं उनको स्पॉन्सर ना किया जाता एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और जुडिशरी की तरफ से जो उस वक्त की थी। तो जब आप कुछ बोलते हैं तो काटना पड़ता है। सो मुजरम इमरान खान तो है ही है, मगर वो भी हैं जो रिटायर होकर घर चले गए हैं, वो भी कौम के मुजरम हैं, वो भी तारीख के कटहरे में मुजरम बन के ही खड़े रहेंगे। सर, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, चैलेंज नहीं करता, लेकिन एक सवाल जानना चाहता हूँ आपसे। अगर साकिब निसार या उस वक्त के जो जजेस थे उन्होंने नवाज़ शरीफ को अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर नाहल करार दे दिया, का ये सादिक और अमीन नहीं है, वो भी जुल्म था। अब अगर किसी पूरी सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो ये भी जुल्म है। तो फिर फ़र्क तो मुझे तो नहीं नज़र आता, पता नहीं आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखें, गुजारिश ये है कि ये जो निशान वापस हुआ है उसका, ये हमारे साथ भी हुआ था, आपको पता है, हमारा शेर वापस हो गया था। सेनेट के इलेक्शन में हमने इंडिपेंडेंट लड़ा था, इंडिपेंडेंट हो गए थे सारे। अच्छा, थोड़ा सा इसमें फ़र्क भी है और इसका एक आफ्टर इफेक्ट भी आएगा। मैं उसकी प्रेडिक्शन ज़रूर करना चाहूँगा ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। एक तो ये है कि जब मालूम था PTI को कि उन्होंने एक ख़ास तरह के एक हालात में अपने आप को खुद ही से डाला है, उन्हें किसी ने डाला तो नहीं है ना इन हालात में, उन्होंने बड़ी मेहनत की है कि ये वक्त उनके ऊपर आए, उसके लिए बड़ी एफर्ट की है, उस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है। तो उनको अपने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन थे उसको करना चाहिए था। इलेक्शन तो क्या, उन्होंने तो इलेक्शन के नाम पे कोई एक्सरसाइज भी नहीं की। लेकिन आइंदा ये फ़ैसला सबके ज़िम्मे पड़ना है और अगर कोई भी पार्टी ये समझती है कि वो अपने इंतखाबात वैसे ही करवाएगी जैसे करवाए जाते हैं पाकिस्तान में, ये अब चलेगा नहीं।
सो आज जो चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही, आगे जाके इसके असरात तमाम सियासी जमातों पे पड़ने हैं और अब सारी सियासी जमातों को स्पेस देनी पड़ेगी कि वो अपने पार्टी इलेक्शन के अंदर लोगों को खुलकर उम्मीदवार बनने का मौका दें, वरना डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। सर डिसऑर्डर रहेगा। मैं दोबारा आपको सवाल की तरफ लेके जाऊँगा। पीटीआई ने 9 मई का फॉलो आउट है जिसकी उनको सज़ा मिल रही है, नहीं तो वो 10 अप्रैल 2022 को भी गए थे, 25 मई 2022 को भी कैंटोनमेंट्स के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वज़ीराबाद अटैक वाले दिन भी कर रहे थे। 9 मई उससे बहुत ऊपर चला गया था, 200 इंस्टॉलेशन हिट हो गई थी, उसका फॉलो आउट है जो फेस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये हथियार जो है ये 58-2 की तरह का हथियार है, ये आज उसके गले पड़ा है, कल किसी और के गले पड़ेगा। देखें, अब इस पर जो भी होगा, जो भी रद्द-ए-अमल होगा, वो तो नदीम मलिक साहब आने वाली पार्लियामेंट करेगी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को अगर अल्लाह ने मौका दिया और वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, तो मैं उन्हें जितना जानता हूँ वो एक नए जुडिशल सिस्टम पर भी बात करेंगे और लेजिस्लेशन की कोशिश करेंगे, और जो तलखियाँ और तुर्शियाँ हैं पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच, उसको भी मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। हम जबर या इंतकाम के रास्ते पर नहीं जाएंगे। और जहाँ तक अब उनके इंतखाबी निशान का मामला है, वो बहरहाल एक देखें ना, मेरी बात सुने, मैं तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ज़िंदगी में कभी मिला नहीं हूँ आज तक, लेकिन हम बतौर जज तो उन्हें अच्छे से जानते हैं ना। 8 फरवरी के इलेक्शन तो आगे जा रहे थे, ये तो फ़ाइज़ ईसा साहब हैं और उनके साथी जज हैं जिन्होंने रात को अदालत लगा के तो 8 फरवरी के इलेक्शन को मेक श्योर किया। तो एक जज का फ़ैसला जो फेवर में आ जाए तो वो जज उस वक्त अच्छा है, और अगर उसी जज का फ़ैसला आपकी फेवर में नहीं आए तो फिर उसको गालियाँ दो, ये भी मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। और चाहिए था, मैं तो तनकीद करता हूँ काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसले के ऊपर बगैर किसी झिझक के मैं तनकीद करता हूँ। पूरी सियासी जमात को उठा के इलेक्शन से बाहर फेंकना ये बिल्कुल वैसे ही है। सेनेट इलेक्शन से पहले नून लीग से शेर का निशान वापस ले लिया, वो तमाम इंडिपेंडेंट जिधर चाहे आप उनको हाँ के वोट डलवा लें। पीटीआई के इन इंडिपेंडेंट्स के साथ यही होने जा रहा है। देखें, बात यह है कि हमें तो पॉलिटिकली सूट करता था कि हमारी जो मुखालिफ पार्टी इस वक्त सामने खड़ी है उसका सिंबल उसके पास हो और हमारा उनका एक हेल्दी कंपटीशन हो, लेकिन ये बात हम तो कह सकते हैं ना, हमारे हाथ में तो कलम नहीं है ऑब्वियसली, और हम तो मैदान में मौजूद हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि हमारे बारे में कहा गया था कि ये आप बाहर नहीं निकल सकते, आप जलसा नहीं कर सकते, नवाज़ शरीफ वापस नहीं आ सकते, उन्हें सियासत की इजाज़त नहीं मिल सकती या वो सियासत नहीं कर पाएंगे। तो हम तो अपनी जगह ही खड़े हैं ना, हमने किसी की जगह तो नहीं ली है। अब अगर 9 मई जो है, देखिए इस पर भी बात होनी चाहिए, मार्शल लॉ से हम नहीं लड़े, हमें फ़िज़िकल टॉर्चर नहीं हुए, हम भी अपने प्यारों से नहीं मिल सके। मेरी वालदा डेथ बेड पे थी, मुझे मुशर्रफ मार्शल लॉ में जेल में डाला हुआ था, मैं अपनी वालदा को ही नहीं मिल सका, आखिरी लम्हे पे भी नहीं मिल सका। मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी के जबर का निशाना बन गए, मैंने भी बड़ी मार खाई है, मेरे भाई ने भी खाई है। मुझे ये बताइए, ये 7 कैंट, ये कंटोनमेंट एरिया जिसमें अब खड़े हैं, वॉल्टन कैंट है, ये साथ ही मेन कैंट स्टार्ट हो जाता है। हमने इतनी शदीद अपोजिशन की है, जनरल मुशर्रफ की अपोजिशन की है, हमने तो कभी अपने दोस्तों को या साथियों को मोटिवेट नहीं किया जाके पढ़ जाओ। एक बार यहीं से एक जुलूस जा रहा था, को 1000 के करीब नौजवान थे, तो ये 4 फ़ौजी जवान खड़े थे, उन्होंने कहा आप कैंटोनमेंट में नहीं जा सकते। मैं इस्लामाबाद में था, मुझे कॉल की मेरे MPs ने कि जी हमें रोक रहे हैं। उनका ख्याल था मैं उन्हें कहूँगा पढ़ जाओ। मैंने कहा अगर एक पुलिस वाला या एक फ़ौज की वर्दी में आदमी आपको कहता है कि आपने यहाँ से आगे नहीं जाना, तो उसको रिस्पेक्ट करें। आपका व्यू पॉइंट अपनी जगह, आप मुड़ें और गुलबर्ग के रास्ते आप सदर चले जाएं, वो चले गए। तो अगर मैं उनको कहता पढ़ जाओ तो यहाँ पे एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है ना। अब ये नहीं हो सकता, दुनिया की कोई फ़ौज इसकी इजाज़त नहीं देगी कि मैं आपको पता फ़ौजी बालादस्ती का हामी नहीं हूँ, ये खैर ये अच्छी तरह 9 मई नारकी थी। मैं फ़ौजी वाला दस्ती का हामी नहीं हूँ, मैं हर मार्शल लॉ से लड़ा हूँ। हमने किसी मार्शल लॉ से, हमने तो पहले मार्शल लॉ से भी मेरे ख़ानदान ने हाथ नहीं मिलाया हुआ ना। अल्लाह ना करे मार्शल लॉ या मार्शल लॉ की कभी हमायत नहीं करेंगे, उस माइंड सेट की भी हमायत नहीं करते, लेकिन इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है कि आप जाके GHQ पे धावा बोल दें। आप गए हैं जना उसके अंदर, वो क्या है? अंदर वाला कमरा देखा कायदे आज़म वाला? अभी ओके है। मैं वहाँ 2 महीने पहले होके आया हूँ, वो खाकस्तर हो चुका है वो कमरा, जहाँ पे कायदे आज़म की अचकन, जना कैप, उनका कलम, उनके कागज़, नोट्स, हैंड रिटन, पियानो था वो जल के खाकस्तर सब कुछ। उसके बाद देखिए कोई फ़ौज दुनिया की ये इजाज़त नहीं किसी को देती कि उसके गिरेबान से उसे को पकड़ ले। वो जो गिरेबान से पकड़ेगा फिर वो वही होगा जो फ़ौज करती है। तो जो हिंदुस्तान ने नहीं किया वो इन्होंने किया। अब ये जिस गिरफ्त में आए हुए हैं,
या जिस जाल में फंसे हुए हैं वो जाल हमने नहीं बुना, इन्होंने खुद बुना है ना भाई, इतना तो माने ना। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना, अब आप मध्य मुकाबला आपका हरीफ कोई नहीं है, पार्लिमान में आप आएंगे, पार्लिमान चलेगी आगे? पार्लिमान को तो देखिए जी, पार्लिमान तो तजर्बा कहता है, जनरल मुशर्रफ वाली भी चल गई थी, वो हालात तो बहरहाल नहीं है, एक एलानिया मार्शल लॉ था। पार्लिमान चलेगी और मेरा ख्याल है जो आने वाली पार्लिमान है जिसमें PMLN भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी, JUI भी होगी, PTI भी होगी, उसमें ये थोड़ा है कि PTI नहीं होगी। कितनी एज पार्टी नहीं होगी, पार्टी PTI एज पार्टी ही होगी, आप ज़रा वक्त आने दें, और PTI को एज पार्टी ही वहाँ होना चाहिए और वो होगी। तो पार्लियामेंट में जितनी पार्टीज़ होंगी सब वेल रिप्रेजेंटेड होंगी, कमी बेशी हो सकती है, वहाँ बात करेंगे। 8 फरवरी तक तो इलेक्शन लड़ेंगे, 8 फरवरी के बाद जिसकी भी हुकूमत बनेगी वो अपोजिशन से बात करेगा, और उसे बात करनी चाहिए, और उस बात करने के अमल की हम सपोर्ट करेंगे। क्या नवाज शरीफ तहरीक इंसाफ जो भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होगी उससे बात करेंगे? मैं तो ऑब्वियसली कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में जो भी मुंतखब होके आएगा वो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव होगा, वहाँ तमाम जमातें मौजूद होंगी। मुझे यकीन है वहाँ PTI भी अपनी शक्ल में, PTI की शक्ल ही में मौजूद होगी, और ये हम सब की जिम्मेदारी होगी कि जिसकी भी गवर्नमेंट बने, मुझे तो नहीं पता किसकी बननी है, वो अपोजिशन को ऑन बोर्ड करे और आगे के रास्ते और आगे के मरहले तय करे। इस पर क्लैरिटी है, इस पर कोई कन्फ्यूजन कम अज़ कम मुझे तो नहीं है, और मेरी लीडरशिप को भी नहीं, मियाँ नवाज शरीफ को तो बिल्कुल भी नहीं है। बेस्ट विशेज़ ख्वाजा साहब, इंतखाबात के करीब दोबारा आपसे अपडेट लेंगे। थैंक यू। नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। लतीफ़ खोसा साहब NA 122 से पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन अब एज इंडिपेंडेंट के इनका सिंबल होगा, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब, मैं आपके हलके में मौजूद हूँ, लाहौर में, आप इस वक्त हैं इस्लामाबाद में। ये बताइए इलेक्शन में अब आपके प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे? बल्ले का निशान छीना जा चुका है, क्या आपके वोटर को पता होगा लतीफ़ खोसा का सिंबल कौन सा है, किसे वोट डालना है और बाकी आपके जो लाहौर के अंदर कंटेस्टेंट्स हैं उनका फ्यूचर क्या है? अब देखें मलिक साहब, एक बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का मैं मेंबर हूं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसॉल्व नहीं हुई है, इट सबसिस्ट एज ए पॉलिटिकल पार्टी। सियासी जमात को अगर किसी ने ख़त्म करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही आर्टिकल 17 में कर सकती है, इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में है ही नहीं सिरे से। ये सिर्फ उन्होंने सिंबल की हद तक लिया है कि हमारा बल्ले का निशान, लेकिन पार्टी को वो डिसबैंड नहीं कर मतलब सकते। ये है कि आप सारे लोग आज़ाद अराकीन की हैसियत से मुंतखब होंगे, पार्टी को रिजर्व सीट नहीं मिलेंगी, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। आप खातिर जमा रखें, रिजर्व भी हम लेंगे, और वो मैं अभी स्ट्रैटेजी नहीं बताना चाहता, लेकिन हम बिल्कुल लड़ेंगे। आज मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में गालिबन आपने सुन ही लिया होगा, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो बेंच थी, मैंने उन्हें कहा है और वाज़े तौर पर कहा है कि हमें जितना मर्जी दीवार के साथ लगा लें, हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने आए थे, आपने फील्ड ही खींच ली, छीन ली हमसे, और 11:30 बजे रात को आपने फैसला सुनाया, और हमारे लिए वो स्पेस भी ना रही कि हम जो है कोई पॉलिटिकल अलायंस कर सकें। अगरचे हमने जो पॉलिटिकल अलायंस किया था, PTI के जो अरकान एज इंडिपेंडेंट जीतेंगे, तो जो इंडिपेंडेंट जीत के कौमी असम्बली का रुकन बनेंगे, तो क्या कौमी असम्बली के अंदर जाने के बाद वो दोबारा से PTI एक एज ए पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी इलेक्शन कमीशन को लिख के दे सकते हैं कि हम PTI के रुकन है और हमें उसी का मेंबर तस्वर किया जाए और वहाँ एक पार्लियामेंट्री पार्टी आपकी बन जाए? ये चीज़ मुमकिन है? यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसिस्ट करती है, इट इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी। सो इसके बाद हम जीतने के बाद ला महाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के फोल्ड में आकर पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आपको चॉइस देनी पड़ती है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, और बड़ा लिमिटेड टाइम है कि आप इंडिपेंडेंट जो है वो ज्वाइन कर लें किसी सियासी जमात को अपनी पसंद की। तो लामहला उस वक्त तक तो जो क्रेज से जो PTI के वोट से जीता है वो PTI ही की फोल्ड में जाएगा, और हम सबसे बड़ी जमात के तौर पर पार्लियामान में आएंगे और असेंबलियों में भी आएंगे,
और इसलिए वो जो क्लॉज होगी कि जी आप जिसको मर्जी उठा लें और जिसको मर्जी फिर शामिल करा लें और आप हमारे जीत पर जो है आप डाका मार लें, ये नहीं चलेगा। सो इसलिए जिसकी भी गलतफहमी है ये दूर कर लें। हाँ, अलबत्ता पहला आपका जो सवाल था वो बड़ा पर्टिनेंट था और आज N122 के हवाले से आपकी क्या उम्मीद है? जी इंशाल्लाह ये देखें वन साइडेड है, वहाँ आगे मेरी कोई ज़ाती वोट नहीं है, लेकिन ये इमरान खान के जो है टाइगर और टाइगरेसेस और पढ़ा लिखा तबका है। मेरा भी थोड़ा बहुत यकीनन एक कंट्रीब्यूशन नेशनल पॉलिटिक्स में मौजूद है और मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा मेरे साथ सेल्फियाँ खिंचवाते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं और लगाते हैं अपने अपने हलकों में। लेकिन खान का असल वोट है और इमरान खान का मैसिव वो ही हार्ट थ्रॉब, लोगों की दिलों की धड़कन है। आप देखेंगे कि खशो खासाक की तरह दूसरे लोग जो है वो बह जाएंगे और इंशाअल्लाह उनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। आप ज़रा आगे आगे चल के देखिए तो सही, भले हमें ये कैंपेन ना करने दें, भले हमें ये जलसे ना करने दें, लेकिन जो गम गुस्सा लोगों के जहनों में है और जो दिलों में है और जो नफ़रत दूसरे जो मुक़्तदर हल्के हैं या जो PDM की जमातें हैं और ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ जो नफरत है उसका इजहार आपको नजर आ जाएगा 8 फरवरी के इलेक्शंस में और लाहौर सबसे ज्यादा वोकली इनको मुस्तरद करेगा। लतीफ़ खोसा साहब, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। हम ब्रेक का वक्त करीब आ गया, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या औकात हैं। हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत होंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको क्या मुमकिनात नज़र आती हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान मुस्तकबिल के हवाले से और पाकिस्तान के जो लीडिंग पॉलिटिशियंस के हवाले से हम इनसे कुछ आरा लेंगे। कुछ रूहानी दुनिया के मामलात हैं जो भट्टी साहब आप देखते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। स्टार्ट तो प्रोग्राम करना चाहूँगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। पाकिस्तान के हालात कब सुधरेंगे, कब बेहतरी की तरफ जाएंगे? पहली बात तो थैंक यू वेरी मच नदीप भाई, आपने मुझे ये मौका दिया। पाकिस्तान के हवाले से हर दर्दमंद शहरी जो है, जिसके अंदर दिल है, जो उम्मत मुसलमान के लिए दर्द रखता है, महसूस रखता है कि उम्मत मुसलमान में तब्दीली आए और पाकिस्तान अक़वाम आलम की रहनुमाई करे, अक़वाम आलम को लीड करे, और बड़े अरसा दराज से ना उस मसीहा की तलाश में, उस मसीहा की नज़र में कि वो कब आए जब पाकिस्तान के हालात बदलें। तो पिछले कई अशरों से जो पाकिस्तानी सियासतदानों ने और मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने तौर पर इसको बिगाड़ने को, इसको ख़राब करने का जो अपना हिस्सा डाला है, आखिरकार अल्लाह को तरस आ गया और अल्लाह अब लगता है, आसार बता रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात इन जो लूले लगड़े हमारे सियासतदान हैं, जो बाकी लोग हैं, इनको वो सलाहियत, इनको वो अकल, इनको वो शऊर देने लगा है कि पाकिस्तान के लाज सही डगर पे आएंगे। और मुझे लगता है कि 1.5 से 3 साल के अंदर वो चीज़ें इज्तिमाई शऊर बेदार होगा, फिक्री बेदारी होगी और चीज़ें ऐसा ऐसा ना। ये 1.5 से 3 साल में क्या होगा? 3 साल बाद तो बेहतरी, एक शऊर आएगा अवाम में और अवाम इस तरह इस कदर बालग, इस कदर बाशऊर हो जाएंगे कि जो हुक्मरान वो मजबूर हो जाएंगे कि इस मुल्क की बागडोर सही तरीके से चलाएं, सिरात मुस्तकीम पे चलें और जो फ्रॉड, झूठ, करप्शन का यहाँ पे दरिया बह रहा था, लोग बैंकों के बैंक डकारे जा रहे थे, उस पर रुकावट आएगी और चीज़ें सीधे रास्ते पे आएंगी, चीज़ें ऑर्गेनाइज होना शुरू होंगी और 10 से 12 साल में इंशाल्लाह पाकिस्तान उस मुकाम पे होगा जिसके बारे में औलिया अल्लाह और बहुत सारे लोग कहते थे कि यहाँ से अक़वाम आलम के फैसले होंगे। वो तो सूफी बरकत साहब की एक पेशगोई है और भी बहुत सारे लोग जो भी रूहानी दुनिया के लोग उसको फॉलो करते हैं। हाँ, एक दिन आएगा कि अक़वाम आलम के क्योंकि पाकिस्तान में होंगे। अभी तो अक़वाम आलम के आगे हम ही आप, क्योंकि मलिक साहब पूरी दुनिया को आप हंगा लें, 1.5 अरब सवा अरब जो मुसलमान हैं, इनमें जो इश्क़ रसूल का जज्बा है वो सिर्फ पाकिस्तान में है और ये वो जज्बा है जो ना गालिब आएगा हर चीज़ पे। और इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा इसी जज्बे की बदौलत यहाँ पे करैक्टर के वो हमालिया पैदा होंगे जो दुनिया को लीड करेंगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान के, जिनकी आपका ख्याल है कि लूले लंगड़े भी अब, लेकिन उनको मजबूरन कुछ सीधे रास्ते, इज्तिमाई शऊर, इज्तिमाई बेदारी। इमरान से शुरू करते हैं। इमरान का सियासी मुस्तकबिल क्या है? अभी वो बुरी तरह अपने फंसा हुआ है और उसने जो अपनी हमाकतें की हैं, गलत बंदों को चुनाव करके, गलत तकब्बर गरूर के जिस वो सिंहासन पे बैठा है और अल्लाह की ज़ात हरकत में आई और उसने, मैं कहूँगा कि वो गिरफ्त में है, किसमें वो, तो उसे तौबा करनी चाहिए और अपने जो उसके कितना अर्सा, अभी कुछ अर्सा मुश्किल टाइम है। आप इमरान से मिलते भी रहे, आपका तजिया क्या कहते हैं इमरान के? इमरान की जो अच्छाई है वो इस मुल्क को सुधारने का दर्द उसके अंदर है,
वो चाहता है कि इस बंगले, लेकिन उसकी जो खामी रही है कि उसने राइट जॉब फॉर राइट पर्सन नहीं किया। प्रॉपर बंदे को अगर वो चुन लेता है इमरान, हाँ प्रॉपर बंदों को उनकी ओहदों पे बिठा देता, तो ये हमारा मुल्क तरक्की करना था। उसकी जो चॉइस ऑफ इंसानों की और मुख्तलिफ बंदों की चॉइस थी ना, वो बताती थी कि वो सीरियस नहीं है। वो जब उसकी बागडोर ऐसे हाथों में, अभी उसकी सजा का अमल है, ये कब तक जारी रहेगा? अल्लाह उसे जल्दी माफ़ कर दे। आप अभी मुझे लगता है कि वो गिरफ्त उसकी नजर आ रही है। ये सालों में मोहित हो सकता है। सालों में मोहित हो सकता है। yes. और नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या? अच्छा, आप इंसानों का अगर हम मुताला करें तो नवाज शरीफ उन लोगों में शामिल है। मैं ये नहीं कहता कि आले शरीफ ने या जरदारी ने इस मुल्क के बड़े एहसान किए हैं, इस मुल्क के अवाम सिसकती तड़पती अवाम के लिए बड़े काम किए हैं, उन्होंने भी कोई काम नहीं किए। लेकिन नवाज शरीफ उन लोगों में शामिल है जिस पे मुकद्दर मेहरबान है पहले दिन से। आप उसकी इंसानों की हिस्ट्री उठा के देख लें कि जब वो गिरफ्त में आता, कभी वो मदीना बाग बैठा होता है, कभी वो लंदन बैठा होता है, तो वो एक खुशकिस्मत इंसान है। इमरान भी उन लोगों में शामिल है। अगर आप इमरान को देखें तो इमरान और नवाज शरीफ दो मुकद्दर के धनी इंसान पैदा हुए हैं, जो करैक्टर के हवाले से, किरदार के हवाले से बहुत सारे बशरी तकाज़ों में उलझे नजर आती है हमें। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या? वज़ीर आज़म बनेंगे या उनकी पार्टी से कोई बनेगा? क्या होगा? शरीफ इस पोजीशन में होगा कि वो जिधर चेहरा करेगा इक़्तिदार का उधर बैठेगा। क्या खुद वज़ीर आज़म बनेगा या कोई और बनेगा? किसी को भी बना सकता है, लेकिन इक़्तिदार उसके हाथ पे होगा। खुद भी बन सकता है और किसी को भी बना सकता है। इसमें मैं फिर बहुत सारे लोग जो, आपकी राय क्या है, खुद बने या किसी को बनाए? बहुत सारे जो, आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि अगर वो उसकी सेहत उसे इजाज़त देती है इक़्तिदार की बसरत पे बैठना और इस 24 करोड़ की जो अवाम है, इनको सिरात मुस्तकीम पे लाना है, इनकी ज़िंदगियों को बदलना एक अकड़ा काम है। अगर वो मेहनत कर सकता है तो आए, नहीं तो फिर मेकर के तौर पर पीछे बैठे और किसी इंतहाई शार्प तेज़ दर्द दिल रखने वाले बंदे को गुजारते हो। कौन कोई 2-3 बंदों के नाम? अभी लीडर बंदे कोई भी नहीं है, लेकिन अल्लाह को जब तरस आता है किसी के अंदर ये दर्द पैदा करेगा, और दर्द पैदा करने का टाइम आ गया। अभी आपके सामने ऐसा कोई नाम नहीं है? अभी तो नहीं। जो इनके बच्चे हैं, मरियम नवाज है या उधर जरदारी के साहबजादे हैं बिलावल भुट्टो, इनका सियासी मुस्तकबिल है? इसे भी हम मुकद्दर का एक पुरस्कार भेद समझ लें, एक पुरस्कार राज समझ लें कि ये हमारी किस्मत कह लें, जो भी है उन्होंने आना है और ये आंख में चोरी चलती रहनी अगले कई सालों, कई शरों तक वो इख्तियार में आएंगे। अच्छा, जो मौजूदा आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, जनरल आसिम मुनीर, मैं बहुत सारी शख्सियात का नाम नहीं लूँगा, इनकी जब तैनाती होने वाली थी तो उस वक्त एक्सटेंशन का भी माहौल चल रहा था, आपसे भी किसी ने मशवरा भी मांगा होगा। नवाज शरीफ ने प्रेफर किया था कि बजाय एक्सटेंशन देने के जनरल आसिम मुनीर को लगाया जाए। आपसे किसी ने पूछा था तो आपने राय दी थी कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे या इनकी अपॉइंट? आपसे पूछा गया था? किसी ने पूछा था आपसे? पूछा था। किसने पूछा था? वो बड़े लोग हैं, तो मैं जिन्होंने पूछा था, ये कुछ लोग मेरे ज़ाती हल्के में जो लोग जानते हैं, मैंने उन्हें ये कहा था कि आसिम मुनीर साहब भी मुकद्दर के उस जोन में हैं, आप कुछ भी कर लें, मुझे इस डेट के बाद वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वर्दी में नजर आते हैं। मैं कुछ भी आप कर लें। आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए उनकी तैनाती नहीं, दर्द दिल एक चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छाई करके जाएंगे अपने टर्म में। और कोई हमाकत, कोई बेवकूफ़ी, वर्दी का कड़ाव, वर्दी का तफाखर, वर्दी का तकब्बर उनमें नहीं आएगा। वो दर्द दिल रखते हैं और कुछ ना कुछ करेंगे, और आपको ये वक्त साबित करेगा जब जाएंगे तो इल्ज़ामात की लिस्ट उनके पीछे नहीं होगी। वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव रवैया, पॉजिटिव कारनामों के साथ और एक कुछ तगड़ी कोशिश करते हुए नजर आएंगे और उनके नामा माल में अच्छाई होगी। 3 साल करके चले जाएंगे या वो भी एक्सटेंशन के पीछे भागेंगे? 3 साल करके चले जाएंगे। फ़ौज और एक पाकिस्तान का एक और जो अलमिया ये है कि फ़ौज कोशिश करती है कि वो सियासी मामलात में आ जाए। अभी 9 मई जो कुछ हुआ, सियासतदान ने एक ने कोशिश की कि वो फ़ौज को सीधा कर दे अवामी ताकत से। ये अपनी अपनी जगह पे आके दायरे काम करेंगे कि नहीं करेंगे? जुडिशरी अपनी जगह पे आए, फ़ौज अपनी जगह। जो पाकिस्तान का सिस्टम है, जो पाकिस्तान के अवाम को आदत पड़ गई है, पाकिस्तान के कल्चर को, जो इस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ पे इक़्तिदार की राहदारियाँ, जो सारे सिस्टम को अगर हम बगौर इनका मुताला करें तो अगले कई अशरों तक, कई सालों तक मुझे आर्मी का रोल नज़र आता है। और अगर हम आर्मी के रोल को बाहर निकालते तो हम सक्सेसफुली नहीं चल सकते। ये साथ चलेगी, और लेकिन ये एक तय हो जाएगा कि आर्मी अपनी लिमिट्स में या अपनी उसकी बाउंड्री को तय कर लेगी, मैंने यहाँ तक रहना है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो इक़्तिदार की पर असरअंदाज नहीं होंगे तो वो होंगे, ये साथ चलता नजर आता है। लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी कि नहीं? जो महंगाई, बेरोज़गारी अभी जिससे हम गुजर रहे हैं 2-3 सालों में, ऐसा स्पैन है कि एक जो मिडिल क्लासिया था ना, वो रोटी खाने से भी मुश्किल हो गया। वो उसकी ज़िंदगी कब सुधरेगी? असल में दी भाई, बहुत सारे लोग हमारे हुक्मरानों पर इल्ज़ाम देते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इनकी हमाकतें, कोताहियाँ, इनकी सिलसिला बड़ा लंबा है। लेकिन अगर आप महंगाई की लहर देखें, महंगाई का तूफान देखें, तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई हुई है। हम ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है या इक़्तिदार के जो हमारे लोग हैं, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं वो कहता हूँ कि अभी इन्होंने कुछ नहीं करना, लेकिन अल्लाह को हम पे तरस आने लगा है, अल्लाह को हम पे रहम आने लगा, अल्लाह को हम पे प्यार आने लगा है। अब इनके अंदर इज्तिमाई शऊर बेदार होगा और ये परफॉर्म करेंगे, क्योंकि
इन सारी पार्टियों को पता चल गया अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल नहीं है। अब इन्होंने अपनी सर्वाइवल के लिए और कुछ ना कुछ इन्हें शर्म भी अब आएगी कि अल्लाह ने हमें इतने मौके दिए हैं। और तीसरी बात, अल्लाह को हम पे प्यार और तरस आने लगा है। अल्लाह इज्तिमाई तौर पे इनके अंदर चेंज लाएगा और हमें अगर 1.5-2-3 सालों में ना हमारी जो बागडोर, हमारी जो सिमत है, हमारी जो मंजिल है, उस पर हम चलते नजर आएंगे। अच्छा, एक बुज़ुर्ग, मैं उनका भी नाम नहीं लेता, मैं उन्हीं की ज़बानी किसी दिन टीवी पे सुनाऊंगा। उनका ख्याल ये है कि ये अगला साल 2 साल पाकिस्तान में सख्त किस्म की अकाउंटेबिलिटी ड्राइव चलनी है, सख्त किस्म की अकाउंटेबिलिटी ड्राइव, सफाई का अमल शुरू होना है, उसके बाद बेहतरी की तरफ जाना है। आपको भी ऐसा नजर आता है? नहीं, अगर उन्होंने ये कहा ना कि ये हमारे बंदे खंभों पे लटके नजर आएंगे या उनको सरेआम चौकों पे सजाए देंगे, ऐसा अमल नजर नहीं आ रहा अभी 7-8 महीने साल तो ना ये थोड़ी बहुत सेटलमेंट का गवर्नमेंट जो नहीं आएगी उसकी बात है। लेकिन जो प्लस पॉइंट है, जो अच्छाई नज़र आ रही है मुझे, लोगों में अब करप्शन से हटने का रुझान पैदा हो जाएगा। इक़्तिदार के जो लोग हैं वो अब डर जाएंगे कि हमारी ना, अगर हम दोबारा इस तरफ आएंगे तो हमारी ना अकाउंटेबिलिटी सख्त हो जाएगी। हमें अकाउंटेबिलिटी का उतना सख्त मेरी नज़र में नहीं आ रहा कि वो सरेआम फांसियाँ होंगी या कुछ तो खून बहा जाएगा या लोगों को लटकाया जाएगा, वो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। अच्छा, सूफ़ी बरकत की वो जो उनके बड़े फेमस वर्ड्स हैं, आप जैसे बहुत सारे रूहानी दुनिया के लोग उसका जिक्र करते हैं कि वो एक वक्त आना है कि अक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान में होने हैं। वो वक्त कब आना है? उसको अगर हम लंबा देखें तो मेरा ख्याल है कि 10 से 15 साल ऐसा है जब हमारी आवाज़ बाअसर हो जाएगी। अभी हमारी आवाज़ अक़वाम आलम के फैसलों पे बाअसर नहीं है। अभी हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के तो हम उधार मांगने दुनिया के आगे खड़े होते हैं, अभी हमारी आवाज़ कौन सुने? अभी तो हम कशकोल बने हुए हैं ना, हर जगह हमने कशकोल पकड़ा हुआ है। इवन कि हमारे इस्लामी जो ममालिक भाई थे वो भी हमें अब वो यही समझते हैं कि ज़कात लेने आ गए, पैसे लेने आ गए। तो 10 से 15 साल अभी ना मुझे लगता है कि हम उस पोजीशन पे, उस डगर पे या उस लाइन पे आएंगे कि हमारी आवाज़ अक़वाम आलम सुनना शुरू करेगी। लेकिन जो अक़वाम आलम के फैसले हैं वो अभी दूर हैं। अभी दूर है। अभी दूर है। आप कोई टाइम फ्रेम दें? उस पर 30 साल भी लग सकते हैं, 25 साल भी लग सकते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी? आज ये अभी आपको 1.5 से 2 साल के अंदर नजर आएगी और अगले 5 साल के बाद आप देखेंगे चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो चुकी हैं। जब आप सारी चीज़ों को 1.5 से 2 साल या 1.5 से 3 साल का टाइम देते हैं तो इस 1.5 से 3 साल के दरमियान क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो गवर्नमेंट आएगी ना, अभी जो भी नहीं आएगी, एक तो अवामी तब्दीली, अवामी इज्तिमाई शऊर, फिक्री बेदारी हो चुकी होगी। फिर वो ना सीरियस एफर्ट करेगी। पहले हमें सीरियस एफर्ट नजर नहीं आई। अब पाकिस्तान आपको नून लीग की नजर आती है? मेरे सामने तो उसकी गवर्नमेंट आ रही है और ये हुकूमत चलेगी 5 साल पूरा करेगी? चल जाएगी। और दूसरी बात ये कि 5 साल पूरा करेगी? बहुत हद तक चांस है 3.5 साल 4 साल तक जाएगी वो। जाएगी? हाँ, जाएगी। अच्छा, ये दूसरी बात एक और बात है कि जो हमारे, मुझे तो लगता है लूली लंगड़ी पार्लियामेंट बननी है जिससे चलना ही मुश्किल हो जाए। ये इक़्तिदार के जो हमारे दोरियां लाते हैं लोग, इन सब को अब ये समझ आ गई है कि ये जो हमने दूरा कुश्तियाँ की हैं, जो हमने स्टूपिड कोशिशें की हैं इस मुल्क को चलाने की, वो ठीक नहीं है। अब हमें इस 1.5 से 2 साल, जो मैं कह रहा हूँ 3 साल तक, हमें सारे लोग एक सीरियस एफर्ट करते नजर आएंगे और फिर अल्लाह की बरकत आएगी और अल्लाह की बरकत बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ लोगों को पढ़ने के लिए कोई दुआ भी बता दें कि पढ़ें कि जिनसे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आए। बहुत सारे लोग भी, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हमें ना अपने मसाइल के लिए, अगर हम ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह या हय्यु या क़य्यूम या लतीफ़ और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अगर हम अपने ज़िक्र अस्कार में रखते हैं और तीसरा कलमा रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में आसानी आ जाती है और मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। दोबारा दोहरा दिया आपने, बहुत जल्दी बोला। तो आपने बोला या हय्यु या क़य्यूम या लतीफ़, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तीसरा कलमा जो है, ये अगर हम अपने ज़िक्र अस्कार में रखते हैं, ये अगर एक ज़िक्र अस्कार में रखें तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अल्लाह कहते हैं ना, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ, वज़्कुरुल्लाह कसीरन, मेरा जिक्र कसरत से करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तो हमें ज़िक्र अस्कार को अपनी लाइफ में लाना है। हमारे डिप्रेशन, हमारे नफ्सियाती मसाइल, हमारी उलझन, पढ़ने से क्या फ़ायदा? इसके फ़ायदा ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुशकिस्मत इंसानों में, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। मैं अपनी कोई तशहीर नहीं कर रहा, मैंने 25 करोड़ प्लस पढ़ के फिर छोड़ दिया था। इसके सबसे बड़े फ़ायदे एक तो हेल्थ और दुनियावी जो मामलात में डिसऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज होने शुरू हुए। उनकी इकॉनमी बेहतर करने की, लोगों की पर्सनल जो इकॉनमी है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में माशरे, तो अगर हम या लतीफ़ पढ़ते हैं और फिर या गनियो या मुगनियो पढ़ते हैं तो उससे या मुगनियो इसी के साथ मिला लें, और फिर या रज़ाक को या बासित हो या फताह पढ़ते हैं तो रिज़्क़ के मामलात सुधर जाते हैं। से आप खुश रहें जी। अल्लाह आपको सलामत के लिए आसानियां रखे। अल्लाह आपके दुआ लिए करें कि पाकिस्तानी कौम के लिए भी अल्लाह पाक आसानियां करे। अल्लाह को हम पे तरस आ जाए और अल्लाह हमारे लूले लगड़े लीडरों को वो शऊर, वो हिकमत, वो दनाई अता करे कि हमारी इस डूबती हुई कश्ती को किनारे लगा दे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भट्टी साहब, आपने हमें जान किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।